नमस्कार। विक्रम संवत 2079, महीना ज्येष्ठ, तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और आज का दिन है शुक्रवार। आज के इस दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। हमारी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से, हमारे आसपास बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। कुछ बदलाव निस्संदेह हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बदलाव हमारे सामने चुनौती लेकर खड़े हैं। ऐसे में हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें कही गई है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस वक्त जब वो कही गई थी। और कुछ एक बातें तो अभी भी ऐसी है जो हमारे दिल को छू जाती है। विशेष तौर से अगर मैं बात करूँ गीता की, तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ एक बातें ऐसी कही है जो हमारे दिल को छू जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता में कहा कि रिश्तों को निभाने के लिए हमें विनम्रता की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है, प्रेम की ज़रूरत है। क्योंकि छल और कपट से तो सिर्फ युद्ध जीते जाते हैं। युद्ध जीतने के लिए आपको छल और कपट की ज़रूरत पड़ती है। रिश्तों को निभाने के लिए तो प्रेम का प्रसार करना पड़ता है। और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक प्यार बांटने की, प्यार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और निस्संदेह आपका भी प्रेम, आपका भी प्यार हम तक पहुंचता है आपके ख़तों के माध्यम से। और चलिए आइए प्रेम के इसी प्रसार की शुरुआत करते हैं, अपने कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और आप बखूबी जानते हैं कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो कुछ अच्छे विचार से करते हैं, कुछ ऐसे वचनों से करते हैं जो अनमोल हो, यानी कि अनमोल वचन से। तो चलिए आइए नज़र डालते हैं आज के अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आज हमने अपने कार्यक्रम में एक ऐसे ही शख्स को, एक ऐसे ही ख़ास मेहमान को आमंत्रित किया है जिन्होंने अपने तमाम परेशानियों से जूझते हुए, लड़ते हुए अपने हौसलों को परवाज़ दिया और वो मुमकिन कर दिखाया जिसका उन्होंने सपना देखा था, जो वो करना चाहते थे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में श्री संदीप कुमार मौजूद हैं। आप इनोवेटर हैं फोल्डिंग साइकिल के, अभी जिस पर आधारित हमने ये विशेष स्टोरी देखी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहार में। आप डाक सेवा में भी, आप डाक सहायक के तौर पर कार्यरत हैं और आप अपने बहुत सारे अनोखे प्रयासों के माध्यम से आपने अपने जीवन को आसान बनाया है और आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि अन्य तमाम आम जन के जीवन को भी आप कुछ सुविधा और सहूलत नया दे सके। जी हाँ संदीप जी, सबसे पहले तो आज विश्व साइकिल दिवस है और इस विश्व साइकिल दिवस पर मैं इस बात का जिक्र ज़रूर आपसे करना चाहूँगी सर्वप्रथम कि आपने फोल्डिंग साइकिल बनाई। मैं जानना चाहूँगी कि ये फोल्डिंग साइकिल बनाने के पीछे की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, क्या जिक्र करना चाहेंगे? मैं जब छोटा था तो मुझे कहीं भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वैसे तो मैं जनरल साइकिल हाँक नहीं पाता था, उसको मतलब ड्राइव नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसा हो कि मैं जहाँ जाऊँ उसे अपने साथ लेकर के जाऊँ। अब मुझे अगर ट्रेन से जाना है तो मैं यहाँ से घर से ट्रेन तक की यात्रा, स्टेशन तक की यात्रा मैं साइकिल से जाऊँ, फिर उसको ट्रेन में रख लूँ और फिर आगे का, फिर ट्रेन से उतरने के बाद फिर मैं साइकिल लूँ और फिर आगे बढ़ जाऊँ, मैं जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो ये सोचते हुए उसमें मैं क्लास 9 में पढ़ता था उस समय, और थोड़ा थोड़ा करके रविवार में जाता था। एक दुकानदार से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप आके मेरी दुकान पर काम कीजिएगा। अब मैं गया वहाँ पर, जाके थोड़ा थोड़ा काम करके लगभग 1 वर्ष मुझे लगा उसको बनाने में, क्योंकि रविवार ही मुझे छुट्टी मिलती थी और मैं जा कर के साइकिल को, उसका काम धीरे धीरे करके कबाड़ी के यहाँ जाना, वहाँ से कुछ बिन करके लाना, उसको फिर काटना, फिर अपने हिसाब से उसको बना करके, और मैंने जा करके फिर 1 वर्ष में मैंने उस साइकिल को कंप्लीट कर लिया। तो आपकी उम्र तो बहुत कम रही होगी, आपने कहा कक्षा 9 में थे आप उस वक्त, तो मुझे लगता है कि आप 14-15 वर्ष की आयु में ही आपने ये इन्वेंट कर लिया था। इस इन्वेंशन के बाद, ये जो साइकिल आपने इनोवेट किया, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया, क्या देखने को मिला? मुझे ये देखने को मिला कि मुझे लगा कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, और इससे बाकी लोगों के लिए भी ये प्रेरणा का काम है कि आदमी को मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी काम असंभव है, सारे काम संभव हैं। और मुझे लगा कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मेरे जीवन में ये बदलाव आया कि एक
सकारात्मक सोच आया कि मैं कुछ और भी लोगों के लिए कुछ नया नया काम करूं, और मैं आगे भी, अभी भी समय ना मिलते हुए भी, अभी भी मैं कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहता हूं। जी, तो ये जो फोल्डिंग साइकिल का आपने जो ये इनोवेट किया, इसका निर्माण किया, आपने कहा कि वक्त 1 साल का वक्त लग गया, तो ये जानना चाहूँगी कि क्या आम जो आम लोग हैं इसका कितना लाभ ले पा रहे हैं आपके इस इनोवेशन से? इसका लाभ आम जन, अभी क्या हुआ कि मेरे साइकिल तो नहीं आ पाया मार्केट में, क्योंकि मेरे पास उतना मतलब पैसा नहीं था कि मैं इसको ये कर सकूं, और पेटेंट फाइल करना, बहुत सारा काम था इसमें, जो मुझे उस सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। जी NIF के द्वारा साल 2009 में मुझे वो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इसके लिए, साइकिल के लिए, लेकिन ये जनता तक मेरे द्वारा नहीं पहुंच पाया। जी, मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारी इसके पीछे कुछ तकनीकी समस्याएं भी होती हैं, और आपको अगर इसे करना था संभव, तो इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता थी, जो सबसे बड़ी समस्या का कारण बना। आपने अपने जीवन को आसान बनाया और लोगों को एक प्रेरणा तो ज़रूर दी कि आप ऐसी कुछ कोशिश कर सकते हैं। कुछ शारीरिक चुनौतियां आपके साथ रहीं बचपन से ही, जिसके बाद आपने ये निर्णय लिया कि आपको ये करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सुविधा हो सके और आम लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। साइकिल के अलावा संदीप जी, आप शुरुआत से ही, अगर मैं जानना चाहूँ कि आपने बचपन से ही कुछ ना कुछ इनोवेट करने का, कुछ नई चीज़ें बनाने का, कुछ नए प्रयोग करने का आपके भीतर एक जज्बा, एक पैशन था, कुछ बताना चाहेंगे अपने बचपन के दिनों के बारे में? बचपन में मैं बहुत छोटा था, तो मुझे साइकिल हाँकने का बहुत मन करता था कि मेरे पास भी साइकिल होता, मैं भी उसको हाँक पाता, लेकिन घर की स्थिति कुछ वैसी नहीं थी जैसा कि मैं फादर को कहूँ कि मेरे लिए साइकिल ला दीजिए। तो मेरे लिए छोटा वाला साइकिल जो होता था, जो बच्चे हाँकते थे, अभी भी हाँकते हैं सब, तो वो लाने का नहीं था। तो बड़ा वाला साइकिल में ही वो मैं हाँक नहीं पाता उसको, तो मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से बड़े वाला साइकिल को ही हाँक लूँ। कुछ यूँ करूँ कि मैं छोटा साइकिल अगर नहीं मिल रहा है तो बड़े साइकिल को ही हाँक लूँ। तो मैंने उसमें साइड से स्टैंड लगाकर बढ़ई के यहाँ गया, उसे मैंने 2 चक्के बनवाए, लोहार के यहाँ गया, मैंने स्टैंड बनवाया, उसमें लगाया, और लगा करके मैंने साइकिल हाँक ली, बैठ करके बड़ा वाले साइकिल को मैंने हाँक लिया, मैंने साइकिल को हाँक पाया। और जी बिल्कुल। तो मैं सोचता था कि प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है जितना हम बड़ा सोचते हैं, प्रॉब्लम बहुत छोटा है, बस हमारा एक छोटा सा कोशिश, हम कोई भी काम कर सकते हैं। हर आदमी में वो है, हर आदमी कोई भी काम कर सकता है। इसके लिए कोई मतलब रास्ते में कोई रुकावट नहीं, रुकावटें तो हर जगह हैं, लेकिन आदमी उसमें भी रास्ता ढूंढ ले, सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, अगर हम कोशिश करते रहें और हमारा जुनून, जो हमारा जज्बा जो है वो लगातार अगर कायम रहे, तो हम हर असंभव को संभव कर सकते हैं, जैसा कि आपने किया। आप उदाहरण हैं समाज के उन तमाम वर्ग के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे कार्य असंभव है, हम नहीं कर सकते। नहीं, हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही कि हम कर सकते हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने और भी बहुत सारे ऐसे कुछ न कुछ यंत्र आपने इनोवेट किए, जैसे भूकंप सूचक यंत्र, जिसके लिए आपको पुरस्कार भी मिला है, आपको पुरस्कृत भी किया गया है, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी, 2015 में जो लगातार भूकंप आ रहे थे, तो उस समय घर में रहना दुर्भर हो गया था। अब सब लोग बाहर सोए, मैंने भी 1-2 रातें घर के बाहर बिताई, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस समय सोशल मीडिया पर आ रहा था कि ग्लास रखा जाए, उसके ऊपर प्लेट रखा जाए, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसके लिए कुछ ऐसा अपने लिए बनाऊं ताकि अगर हल्का भी कुछ महसूस हो तो मुझे मालूम चल जाए कि भूकंप आने वाला है। जी। उसी बीच मैंने एक भूकंप सूचक यंत्र बनाया, जिसको मैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के माध्यम से उसको मैंने दिखाया जनता को, और जिसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी दिया गया था। और ये है वो भूकंप सूचक यंत्र। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ दीवार में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ भी हमको लगाना है अपने घर में, तो वहाँ दीवार में इसको फिट कर देना है जी। और बस स्विच को ऑन कर देना है। यदि भूकंप का कोई भी थोड़ा भी अगर ये होगा
तो इससे मालूम चल जाएगा कि भूकंप आ गया। बहुत लाउड आवाज़ है इसमें। अच्छा, इससे आवाज़ निकलेगी? जी, बहुत बहुत तेज़। अगर आदमी कितना नींद में अगर सोया रहेगा तो वो उठ सकता है। क्या बात है। और कुछ नहीं करना है, इसे बस दीवार पर लगा जी, देना जी, है। जी, बस और खुद इसमें अगर भूकंप की संभावना अगर बनती है जी, तो इससे बहुत भूकंप, कोई भी भूकंप जब आती है तो उसका प्राइमरी जो स्टेज में जो वेव्स जो निकलते हैं उसको ये कैच कर लेगा, और आपको कुछ मतलब विद इन 30 सेकेंड और 1 मिनट पहले आपको पता चल जाएगा कि जोर से झटका आने वाला है। आप मतलब सेफ हो जाइए। सेफ हो जाइए जी। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी आपने इसकी शुरुआत की और आपने इसका इनोवेट किया आपने इसे, संदीप जी। ये कुछ ऐसे क्षेत्र जो जहाँ पर जो बहुत सक्रिय हैं भूकंप के दृष्टिकोण से, जहाँ पे निरंतर भूकंप आते हैं, मुझे लगता है वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं गवर्नमेंट से कहता कि जैसे जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी हैं, वहाँ अगर इसको लगाया जाए तो जान माल की क्षति बच सकता है, क्षति से बच सकता है। जी, ये बहुत अच्छा प्रयास किया। और भी कुछ आपने यंत्र वहाँ पे रखे हुए हैं, घड़ी रखी हुई है इसके घड़ी जिस समय मैं स्कूल में जिस समय मैं पढ़ता था तो उस समय एक बच्चे ने कहा कि भैया आप मेरे लिए कुछ नया, घड़ी के अंदर कुछ नया काम कर दीजिए। तो मैं सोचा कि घड़ी के अंदर क्या नया हो सकता है। तो मैंने सोचा कि घड़ी के अंदर कुछ नया क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अगर नाम मैं लिख दूं तो मैंने घड़ी के अंदर नाम लिख दिया उसका, और बच्चे बहुत खुश हुआ वो घड़ी को पा करके। इस घड़ी के अंदर मेरा नाम घूम रहा है। अरे वाह जी। तो आप ऐसी कुछ कोशिशें हमेशा लगातार निरंतर करते रहते हैं ताकि आम जीवन में आम लोगों को कुछ लाभ मिले और आपकी जो कला है वो भी संतुष्ट हो। जो आपकी कला का जो आपको एक भगवान कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड जो आपको वरदान मिला है, आप उसे भी संतुष्टि दे सके। संदीप जी, ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, इसके अलावा भी एक और यंत्र वहाँ पे रखा है जिसके बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहें तो मैं ज़रूर बताएं। इस साल लॉकडाउन में कुछ दिन मुझे घर पर रहने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि दूध की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही थी जी। जो अगर घर नहीं रहता तो मैं शायद देख भी नहीं पाता कि, लेकिन घर पर रहने का मौका मिला इसलिए मैंने देखा कि रोज़ एवरी डे दूध उबलकर गिर जाता था। और उससे हानि ये थी कि महिलाओं को जैसे कि घर में उसको फिर चूल्हा को साफ़ करना, फिर ये बहुत कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी साफ़ करना पड़ा। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी कुछ मुझे सोचना चाहिए। और उसी लॉकडाउन के पीरियड में मैंने ये मिल्क ओवरफ्लो वार्निंग अलार्म मैंने बनाया जी। जिसको पॉट में इसको कुछ यूं लगा करके, ये जो उसका इसमें सेंसर है, इसको दूध की लेवल से थोड़ा सा ऊपर इसको लगा देना है और स्विच को ऑन कर देना है लगा करके, बस जी। तो ये बैटरी ऑपरेटेड है? हाँ, बैटरी ऑपरेटेड है जी। और अभी जो मैंने इसका लेटेस्ट जो बनाया है, इसमें बैटरी है वो चार्जेबल है, जिसको मैंने पेटेंट के लिए भी ये किया हुआ है, भेजा है। पेटेंट आने के बाद मैं इसको फिर मतलब आम जनता के लिए सेवा में मैं इसको दूंगा। जी। तो इसे बस पतीले में लगा देना है। जी, अगर जी, दूध और लगा करके बस अगर आ रहा है तो बस ये आपको पता चल जाएगा। इसमें आवाज आएगा, बीप आवाज आएगा, लगातार पे करके आवाज आएगा और इससे आपकी दूध बच जाएगी, नहीं गिरेगी। ये आम जन की ये समस्या है। जी, जी, घर में बहुत बड़ी समस्या है जी। हम महिलाओं होने के नाते ये समझ सकते हैं तो कि ये मैंने बहुतों लोगों को कहा कि मैंने ये जो बनाया है आधी आबादी के लिए। जी, ये बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास और आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई भी संदीप जी कि कुछ आप ऐसी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे इस्तेमाल हो, जिसका लाभ हम उठा सके, आप कुछ ऐसी कोशिशें करते रहते हैं। ये जानना चाहूँगी आपसे संदीप जी कि जब अगर आपके में प्रारंभिक शिक्षा की मैं बात करूं तो आपने कहा कि घर की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी, बहुत संघर्ष आपको करना पड़ा। बावजूद इसके आपने अपनी पूरी शिक्षा आपने पूरी की। आप अभी डाक सेवा में बतौर डाक सहायक कार्यरत हैं। कुछ आप अपने उन संघर्षों के बारे में बताना चाहेंगे? किस प्रकार से सब कुछ हो पाया, कैसे आप ने अपना करियर निर्धारित किया? प्रारंभिक शिक्षा मेरी
मुजफ्फरपुर से स्टार्ट हुई। स्टैंडर्ड 2 से मेरा नाम लिखाया और वहाँ से मैंने जिला स्कूल से मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मुझे आने जाने में तो समस्याएं होती ही रहती थी, स्कूल जाना फिर वहाँ से आना, आकर के पैर में पोलियो के कारण मुझे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे मैं हारा नहीं। मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा करना है। और मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद मैं आरडीएस कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मुझे लगा कि जनरल ग्रेजुएशन करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, ऑनर्स किया। और उसके बाद मैं उसी बीच एग्ज़ाम का निकला फॉर्म मैंने भरा और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा ये पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हो गया। यूपी में मैं 3 साल था वहाँ पर बरेली में, और उसके बाद वहाँ से रूल 38 में मैं होकर के अपने टाउन मुजफ्फरपुर आ गया। जी, बतौर डाक सहायक आप कार्यरत हैं जी। तो बतौर डाक सहायक आपकी क्या कार्य भूमिका है, क्या कार्यभार है? पोस्ट ऑफिस का सारा काम, मैंने पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम होते हैं वो सब डाक सहायक को करना है। हाँ, एक उसमें ये दिया जाता है कि आपको यहाँ बैठना है, आपको काउंटर में बैठना है, आपको ट्रेजरी में बैठना है, आपको एसबी का काम करना है, बैंकिंग का काम करना है, सारे काम करने होते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी ट्रेजरी में हूँ। स्टाम्प की जो टिकट की जो ट्रेजरी है वो मेरे पास है। जी, हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में 56 उप डाकघर हैं जहाँ पर स्टाम्प और स्टेशनरी की जो सप्लाई होती है उसको मैं देखता हूँ। जी, मैं जानना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा से डाक सेवा में क्या क्या अभी और सेवाएं नई आई हैं जिसका लाभ आमजन उठा सकते हैं और उठा पाएंगे? अभी जैसे कि आपको मालूम होगा, सुकन्या का खाता जब प्राइम मिनिस्टर जी ने जो ये किया वो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। बहुत बच्चियों के लिए बहुत सारे खाते खोले जा रहे हैं, बहुत सारे खाते जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा खाता खुल रहे हैं उसके लिए। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा भी है, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते रहिए 15 साल तक। उसके बाद 21 साल में एक अच्छी उससे पैसे की प्राप्ति होती है जी। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी सुकन्या खाता में है, यद्यपि पीपीएफ से भी ज़्यादा। जी। तो लोग अपने बच्चों का, छोटे बच्चियों का जो खाता है वो सुकन्या में खोल रहे हैं। जी। और उसमें मासिक आय योजना है, जो कोई व्यक्ति रिटायर कर गया है या कोई व्यक्ति उसमें पैसा एक बार में डाल दिया और वो हर महीने उसको पैसा मिलता रहता है। पीपीएफ के खाते हैं, ये सब सारे सुविधाएं हमारे यहाँ एक काउंटर पर सारे सुविधाएं वहाँ पर मिलती रहती हैं। जी। इसके अलावा और कुछ ऐसी योजना जो आप बताना चाहेंगे सरकार के द्वारा जिसका आमजन लाभ उठा सकते हैं? हमारे यहाँ मतलब खाते के माध्यम से सारा चीज़ वहाँ पे है। अभी जैसे आमजन के लिए हमारे यहाँ आईपीपी भी एक बैंक खुला है। उसमें यह है कि आमजन में गांव-गांव के सुदूर क्षेत्र में जो हैं वो जा करके एईपीएस के माध्यम से, आपको मालूम होगा कि ये कोविड के समय में क्या हुआ था कि जबकि सारे बैंकों ने अपने गेट बंद कर दिए, किसी को भी अंदर घुसने की परमिशन नहीं था, वहाँ हमारे डाकिया घर घर जा करके एईपीएस के माध्यम से बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल करके उन्होंने दिया। और ये जो कार्य है ये प्राइम मिनिस्टर जी के भी नज़र में है और बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया और अभी भी आगे भी कर रहे हैं। जी, तो चलिए, डाक सेवा बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रही है जिससे आमजन को लाभ मिले। जी, ये हमारे यहाँ पासपोर्ट बन रहा है, यहाँ तक कि गंगा जी भी हमारे यहाँ ही मिल रही हैं। जी, गंगोत्री का गंगा जल भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिसको भी जरूरत पड़ता है वो जा करके ले आता है बहुत कम कीमत पर। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। किसी व्यक्ति को गंगोत्री की गंगा जल की अगर आवश्यकता, अगर वो चाहते हैं तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जी, डाक केंद्र से। जी,
जी, ये बहुत अच्छी बात है। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। अगर मैं बात करूँ कि अभी कोई फ़िलहाल अगर आप जिस काम पे लगे हुए हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें लगे हुए हैं, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, लगे हुए हैं। जी। एक प्रोजेक्ट पर अभी लगे हुए हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं वो पूरी तरह से तो नहीं, अभी जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आ रही है मार्केट में, तो उसमें लोगों को ये समस्याएं हो रही हैं कि वो चार्जिंग के लिए, जो अभी हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन नहीं उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है, जी। बहुत नहीं है, अभी तो लगभग ना के बराबर है हमारे यहाँ। और उसमें 4 व्हीलर लोग अगर कोई लेना चाहे, अगर इसको कहीं बाहर जाना है तो वो नहीं ले सकता है गाड़ी को। और पेट्रोल की जो कीमत अभी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसके चार्जिंग को लेकर के मैंने एक उसी में एक कंसेप्ट पर मैं लगा हुआ हूँ कि चार्जिंग का कुछ यूँ व्यवस्था हो जाए कि उन्हें कहीं जाना नहीं पड़े, चार्ज स्वतः चार्ज हो जाए। बस इसमें मैं इतना ही बताऊँगा आपको, जी। ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके और वो पेट्रोल छोड़ करके ईवी को ही लें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही लें वो, ताकि जिससे जो अभी धुआं जिसकी बात कर रहे हैं विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर, कि उससे धुआं नहीं निकलेगा और हमारा पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। संदीप जी, आपका पुनः स्वागत करना चाहूँगी कार्यक्रम में। संदीप जी, फोल्डिंग साइकिल आपने बनाई और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपने यंत्र बनाए जो बहुत लाभकारी हैं आम जीवन में, जिसका बहुत लाभ उठाया जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी फोल्डिंग साइकिल के बारे में कि जब आपने फोल्डिंग साइकिल का इजाद किया, आपने इसे बनाया, इसका निर्माण किया, क्या इसके बाद लोगों ने आपसे स्वयं संपर्क किया कि उन्हें भी इस तरह की साइकिल की आवश्यकता है? क्या कुछ ऐसा हुआ? जी, बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए। लगभग उस समय मैं काउंटर पर काम था करता, लगातार फ़ोन लगातार मुझे फ़ोन आते थे कि मुझे भी चाहिए फोल्डिंग साइकिल, कहाँ मिलती है, कैसे मिलेगी। तो मैं उनको यही कह पाता था कि देखिए कि मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है कि मैं कोई कंपनी खोल सकूं या मैं कुछ बना सकूं। जी। सो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। यदि कोई बनाता है कोई कंपनी तो आपको मतलब मिल जाएगी। अभी मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं फोल्डिंग साइकिल बना कर दूं। जी, जी। बहुत सारे फ़ोन आते थे, बहुत सारे मेल आते थे मेरे पास कि मुझे भी फोल्डिंग साइकिल की आवश्यकता है। NIF के माध्यम से जब उसको मेरा मोबाइल नंबर और मेरा मेल आईडी दोनों वो क्या नाम है कि नेट पर डाल दिया गया था, उस कारण मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ और लगातार फ़ोन आते थे कि मुझे भी चाहिए फोल्डिंग साइकिल। तो लेकिन आपको एक खुशी की अनुभूति भी होती होगी जी, कि जी। आपने जो काम किया है जी, जी। आज उसे लोग सराह रहे हैं और लोगों की इसकी आवश्यकता है। ये अलग बात है कि आप कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण आप उसमें सक्षम नहीं थे, जी, जी। ये बात और है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ज़ाहिर तौर पे खुशी होती होगी जी। कि आपने कुछ इतना अच्छा कार्य किया है। जी। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे इनोवेशंस किए जिसके बारे में आपने ज़िक्र किया, कुछ और भी ऐसा इनोवेशन ऐसा है जिसे आप लोगों तक नहीं ला पाए या लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, वो सिर्फ आप तक ही सीमित रह गई? हाँ, कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसको बनाऊंगा नहीं। हाँ, मैं बनाऊंगा। अभी आधे अधूरे हैं, लेकिन मैं उनको क्या है वो, कुछ बताना जी, चाहेंगे? वो लगभग 2-3 साल पहले जब बारिश नहीं हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो पानी का बहुत ज़्यादा संकट था। पानी नहीं मिल पा रहे थे सबको, वो हैंड पंप सब सूख रहे थे। तो उस समय अब सबके बस का तो बात ये नहीं है कि सब लोग समरसेबल लगा सके, या वो मोटर से भी पानी नहीं निकल रहा था उस समय, बहुत ज़्यादा सबको दिक्कत हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जो जनरल पाइप है 1.5 इंच का, उसी में मैं 1 इंच का समरसेबल पंप बनाऊँ जो बैटरी से ऑपरेटेड हो, जिसको डाल दिया जाए और उससे पानी आराम से निकाला जा सके। उस पर मैंने काम किया लगभग 2-3-4 महीने। आधा अधूरा ही काम हो पाया, आधा काम हुआ और आधा काम टाइम की वजह से कहिए या कुछ पैसा ज़्यादा लग रहा था, वो भी था, दोनों मैटर, और मैं जा नहीं पाया। लेकिन मैं इस प्रकार करके जनता को मैं ये दूंगा, ताकि ये जो महंगे जो मोटर समरसेबल पंप लगाने में लगभग 1 लाख रुपए लग जाती है। जी। जी, तो मैं चाह रहा था कि वो 5,000 में ही काम हो जाए ना, 5,000 में हो जाए। वो लोग के पास जो पंप लगे हुए हैं, हैंड पंप, उसी में उस पंप को डाल करके उससे पानी निकाला जा सकेगा। और मैं इसको
जितना जल्द हो सकेगा मैं जनता को इसको सामने लाऊंगा। आप प्रयासरत हैं जी। संदीप जी, जानना चाहूँगी कि आपने बहुत कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए आपने इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ हासिल किया। घर का भी, आपकी जो घर की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो भी थोड़ी सी कमज़ोर थी। बावजूद इसके कुछ आप बताना चाहेंगे, जिक्र करना चाहेंगे कि कितनी समस्याएं आपके सामने आई, कितनी मुश्किलें आई, और कौन सी ऐसी बात थी जो आपको निरंतर मोटिवेट करते रही, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती रही और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? समस्याएं तो हमेशा आती हैं, मनुष्य का काम है उससे लड़ते रहना, हमेशा लड़ते रहना, क्योंकि पीछे मैंने कभी देखा नहीं। समस्याएं आती गई और मैं उससे लड़ता गया, और इसमें मेरी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं उसको कहता था कि दीदी मुझे ये करना है, उन्होंने हमेशा कहा कि हाँ तुम्हारी इच्छा है, तुम इस काम को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं उस काम को बखूबी अंजाम तक ले आता था। और उसी बीच मैंने कभी कोई काम रोका नहीं। हाँ, काम कुछ रुका इस मायने से कि मेरे पास मतलब पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं मिलता था, बहुत कम पैसा मिलते थे, तो उसी सब को लगा करके मैं अपना काम, अपने समस्याओं को दूर करते थे। कभी कोई आया कुछ दे दिया, उसको लगा दिया, ऐसे करके अभी है कि मैं अब सब काम को, जो भी मेरा काम बचा हुआ है, सब काम को मुझे ख़त्म कर देना है, सबको निपटा देना है। मेरी शादी 2010 में हुई। उसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ मेरा तबादला हो गया मुजफ्फरपुर में, उनके साथ रहने लगा मैं। और मुझे लगा कि मुझे बहुत साथ मिला मेरी पत्नी का, और हमसे हमेशा कहती है कि आपको जो इच्छा हो, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मतलब क्या करना है, हम लोग थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा कम पहनेंगे, लेकिन आपकी जो इच्छा है उसको आपको करना है, ताकि इससे ये होगा कि मतलब आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो और समाज को हम लोग कुछ दे सकें। क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, पैसा होने से क्या होता है, पैसा होने से कुछ नहीं होता है। पैसा रहे तो उससे अगर किसी का कुछ सहायता हम कर सकें, वो सबसे बड़ी बात है। जी जी। ये और हमेशा कुछ नया। अब मुझे लगता है कि मैं आगे तक, जब तक मैं जीऊँगा तब तक कुछ नया करते ही रहूँगा हमेशा। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप पैसा होने से ही सब कुछ नहीं होता। आप कितने भी संपन्न हो, आवश्यक ये है कि आप औरों के लिए, आप औरों के मदद कितनी कर पा रहे हैं, ये बहुत मायने रखती है। आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको आपके परिवार का सपोर्ट मिला और ऐसे लोग आपके साथ हैं, आपकी धर्मपत्नी का इतना मोटिवेशन आपको मिलता रहता है, जिसके बदौलत आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें कुछ बताना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? व्यूवर्स के लिए मैसेज यही है कि दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और यदि आप में जुनून है, जज्बा है, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी समस्याएं बड़ी और जटिल नहीं होती हैं, बस आप उनका हल ढूंढें, आपको आपके आसपास ही उनका हल मिलेगा और आप उसको हल कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने संदीप जी कि अगर समस्या है तो उसका हल भी है और आपके आसपास ही उसका हल मिलेगा, बस आपको आवश्यकता है उस हल को ढूंढने की, उसे तलाशने की। संदीप जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमें, हमारे व्यूवर्स को इतना मोटिवेट किया, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका। तो हमारी बातचीत हुई आज हमारे ख़ास मेहमान से, संदीप कुमार से, और अब आपको वक्त हो चला है अलविदा कहने का। लेकिन आप बखूबी जानते हैं अलविदा कहने के पहले हमें इंतज़ार होता है आपके ख़त का, और ख़त के लिए हम आपको बताते हैं अपना पता। तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।